हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ कॉन्सेप्ट्स पर। आज के सेशन में बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 6 जून को एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1 में पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की तो 25 क्वेश्चन का एग्ज़ाम में वेटेज रहता है, तो वही सब क्वेश्चन आज हम वन बाय वन सभी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस सीरीज टॉपिक से लिया गया है। आपको 4 ऑप्शन गिवन है और एक सीरीज गिवन है, आपको तो बताना है आंसर क्या होगा। तो जल्दी से फटाफट से बताइए क्या अप्रोच रहेगी, क्या इसमें पैटर्न यूज हुआ होगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले आपको एनालाइज करना है यहाँ पे क्या पैटर्न यूज हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे 98 दिया हुआ है और यहाँ पे 95 दिया हुआ है। तो बच्चों इन दोनों का अगर मैंने डिफरेंस क्रिएट किया यहाँ पे, तो डिफरेंस क्रिएट किया तो कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। 98 और 95 का तो माइनस हो रहा है, 98 से 95 की तो -3, 95 से 86 तो बच्चों -9, 86 से 82 तो -4, 82 से 66 हम गए तो घटते क्रम में जा रहे हैं माइनस, तो माइनस कितना है ये 16। आपको नेक्स्ट बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, बस आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे पैटर्न हमारा क्या यूज हो रहा है। -3, -9, -4, -16। तो देखिएगा -3 से -9 हो रहा है, फिर -4, -16। इट मीन्स यहाँ पे इनमें क्या पैटर्न यूज हो रहा है, ये क्या लॉजिक है भाई। अगर -3 हुआ तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर -9, और अगर यहाँ पे -4 है तो 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा -5, और -5 का स्क्वायर माइनस का 25। क्लियर हो गई बात। तो 66 में -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 61। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था सीरीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फ्लोइंग सेट। ये क्वेश्चन अगर मैं बच्चों बात करूं आपका एनालॉगी चैप्टर से लिया गया है, सादृश्यता है ना। एक चैप्टर है आपका एनालॉगी जिसमें रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, सादृश्यता। तो एक वैरायटी क्वेश्चन की ये होती है, इसमें क्या करना है आपको 8, 12, 24 दिया हुआ है, 8, 12, 24 दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्या लॉजिक यूज हो रहा है वही लॉजिक आपको ऑप्शंस में देखना है और वही आपका आंसर हो जाएगा जिसमें सेम सिमिलर लॉजिक यूज हुआ होगा। तो देखिएगा 8 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 8, 12, 24, तो बच्चों लॉजिक क्या यूज हो रहा है 8 से 12 की अगर बात करें लगभग ये यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। 12 से 24 की बात करें तो ये मल्टीप्लीकेशन 2 हुआ है। तो यही लॉजिक आपको इन गिवन ऑप्शंस में देखना है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई हुई है तो 9 2 जा 18, और 6 इंटू 9 की बात करें तो इंटू 1.5। ये हमको लॉजिक ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया। क्या ये लॉजिक और किसी में है भाई। 20 इंटू 2 40 तो हो गया, बट 12 इंटू 2 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या फाइंड आउट होगा 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो आप ऐसे सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बट हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए आ गया, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिएगा ये भी आपका एनालॉगी चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा MNOP का जो रिलेशन LONQ से दिया हुआ है वही रिलेशन FGI से इस क्वेश्चन मार्क में फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है MNOP का क्या रिलेशन दिया हुआ है LONQ। ये रिलेशन कैसे बना, M से L गया तो बच्चों यहाँ पे -1 हुआ, N से O बात करेंगे तो +1, O से N -1, P से Q +1। इट मीन्स जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे एनालॉगी क्वेश्चन में
तो -1 +1 -1 +1, सेम लॉजिक आप यहाँ अप्लाई कर दो। एफ से -1 करेंगे तो बच्चों ई आ गया, जी में +1 करेंगे तो एच आ जाएगा, एच में -1 करेंगे तो जी आ जाएगा, और आई में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे। तो आंसर हो जाएगा ई एच जी जे। ऑप्शन इज डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फ्लोइंग फिगर। जो भी आपको ये फिगर दी गई है इसमें आपको बताना है क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे बच्चों कितने होंगे। तो ऑप्शन है 12, 18, 16, 14। तो देखिएगा, स्क्वायर की अप्रोच ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बेसिक अप्रोच बता देता हूँ। देखिएगा, इस फिगर को एक मिनट बाद में देखते हैं, तो पहले एक चीज़ दिखा देते हैं, फिगर, बेसिक फिगर। जैसे कि ये एक फिगर बना रहा हूँ, ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे ये ऐसे बना दिया, तो कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4, और एक ये बड़े वाला। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे कितने हो गए, 5। अब देखिएगा, एक फिगर तो ये दिख रहा है, 5 ये हो गए, तो 5 तो आपके यहाँ पे हो गए, और ऐसे ही एक फिगर यहाँ पे दिख रहा है, तो 5 आपके बच्चों ये हो गए, 5 और 5 10। एक स्क्वायर आपको ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैं पॉइंटर मार्क दिखा रहा हूँ आपको, शो कर हो रहा है ना। एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्क्वायर और देखिएगा, एक बड़े वाला स्क्वायर है ना, ये बड़े वाला स्क्वायर, एक ये हो गया, और एक सबसे बड़ा स्क्वायर, एक आपका ये हो गया, क्लियर हो गई। एक 5 और 5 10 11 12 13 14। बहुत इजी क्वेश्चन था स्क्वायर का। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 14। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बच्चों कितने हो गई, 14 स्क्वायर्स हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 नॉन वर्बल रीजनिंग से है, जो कि आपका एयरफोर्स के ग्रुप वाई एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इवन यूपीएससी के सी सेट के एग्जाम में भी नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको फिगर दी है, एक फिगर ये है, एक ये है, और ये इस तरह से दिया हुआ है ABCD, और ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस में बताना है क्या पैटर्न यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको फिगर्स चेक करनी है, एनालाइज करनी है, हमारा क्या लॉजिक यूज हो रहा होगा इसमें। तो जल्दी से बताइए क्या लॉजिक यूज हुआ होगा। 4 ऑप्शंस गिवन है, जल्दी से सोचिए क्या आंसर रहा होगा। देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आपका, इसको ए मान लेता हूं, बी सी डी और ई के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे कुछ ये एरो ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, मतलब वर्टिकल फॉर्म्स में है, खड़े फॉर्म में है ना, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स में है। बट इसमें रिलेशन सारे ही आपके वर्टिकल फॉर्म में है, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर यहाँ पे वर्टिकल। इट मीन्स जो ए का रिलेशन है वो बच्चों सी से है, और सी से फिर ई का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ऐसे बी से डी का रिलेशन हो गया, तो ए से सी का रिलेशन आपका क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिएगा, यहाँ पे ये जो एरो हैं, ये वाले एरो तो ए से सी में सेम है, क्लियर है। बस आपको जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एरो दिए हुए हैं ये आपके चेंज हो गए, ये वाला नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया। उसके बाद में सी के अगर बात करें तो ई की फॉर्म में भी आपका कुछ इस तरह से ही फिगर आएगा। ये वाले देखिएगा, जो ये वाले एरो हैं आपका बच्चों, ये वाले एरो तो सेम रहेंगे, है ना, जो वर्टिकल फॉर्म में है, कुछ ये एरो तो सेम रहेंगे। हमारा चेंजेस कहाँ पे होंगे, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, जो कि ई में रिलेशन आएगा। तो ये एरो कुछ ऐसे आ जाएगा और ये एरो कुछ ऐसे आ जाएगा। बस ये फिगर आप देख लो ऑप्शन में कहाँ दी गई है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ए से सी और सी से ई गए, तो देखिएगा ये फिगर आपका कहाँ पे मैच करता है, जल्दी से देखो, ये एरो दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फिगर सीरीज भी बोलते हैं। फिगर्स दिया और सीरीज की फॉर्म में दे दिया है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों कौन से चैप्टर से है, ये क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी चैप्टर से पूछा गया है।
क्लियर है बात। तो एनालॉगी चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉगी एंड द क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बताना है, 7:32 में जो लॉजिक आपका यूज हुआ है वही लॉजिक आपको गिवन ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है। तो बच्चों 7:32 में हमारा क्या लॉजिक यूज हुआ होगा, तो देखते हैं। 7 से 32 लगभग 4 टाइम्स है, तो 7 4 जा 28 और प्लस 4 और जोड़ दो तो 32 आ गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन 4 और प्लस 4। तो यही सेम पैटर्न आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा, आप चेक कर लो। 3 इंटू 4 12, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, कम है। 13 इंटू 4 की बात करते हैं तो 13 26 एंड द 52, और भाई 4 और जोड़ दिए तो 56, बिल्कुल 13:56। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तभी आप बहुत जल्दी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका एनालॉगी चैप्टर से है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, सिनेमा इज रिलेटेड टू ऑडियंस इन द सेम वे एज चर्च इज रिलेटेड टू। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, कॉन्ग्रीगेशन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, प्रेयर। अब सबसे पहले तो भाई इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। तो देखिएगा, सिनेमा इज रिलेटेड टू ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो क्या होता है, जो लोगों की गैदरिंग होती है, ग्रुप ऑफ पीपल। कहाँ पे जाते हैं, सिनेमा देखने। इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टू द सिनेमा। तो ऑडियंस से सिनेमा का रिलेशन तो हमने निकाल लिया। अब चर्च से क्या रिलेशन निकालेंगे, जो ये गिवन वर्ड्स हैं। अब कॉन्ग्रीगेशंस का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ पीपल, या आप ये कह लो ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मतलब गैदरिंग से रिलेटेड बात हो रही है, जहाँ पे लोगों की गैदरिंग हो या पशु की, एनिमल्स की गैदरिंग हो, तो उस वर्ड को कहते हैं हम कॉन्ग्रीगेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना, किसी भी पर्टिकुलर थिंग पर, किसी भी पर्टिकुलर थिंग पर आप फोकस करना। मेडिटेशन, माइंड को फोकस करना किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर। क्लियर हो गई बात, मेडिटेशन जो ध्यान लगाना है। कंसंट्रेशन की बात क्या होती है, केंद्रीयकरण, मतलब किसी भी, द एबिलिटी टू गिव ऑल योर अटेंशन या एफर्ट्स टू समथिंग। अपने एफर्ट्स लगाना या अपनी अटेंशन देना किसी भी चीज को, वो कंसंट्रेशन होता है। प्रेयर का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे चर्च से किस वर्ड का रिलेशन बनेगा, तो अगर यहाँ पे ऑडियंस का मतलब गैदरिंग है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी तो ग्रुप ऑफ पीपल है जो चर्च में गैदरिंग हो रही है। कॉन्ग्रीगेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप इन चर्च। क्लियर हो गई बात। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो बच्चों ये कौन से चैप्टर से है, तो ये सब चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, जिसे हम बोलते हैं ऑड वन आउट, मीन्स वर्गीकरण। 4 ऑप्शन गिवन है, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको पिक करना है जो तीनों से अलग हो। अब ये अलग कैसे पता लगेगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है RQST, RQST, और सीरीज कैसी होती है यहाँ पे QRST, मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। ऑप्शन नंबर ए ये हुआ। बी की अगर बात करें यहाँ पे FGHJ होता है, तो सबसे पहले क्या आता है, एफ ही आता है, तो ये तो सही है, एफ सही है, जी सही है, फिर आपका एच ही आता है, बट जे आई तो गायब हो गया, तो जे, तो यहाँ पे ये पैटर्न है।
नेक्स्ट में एम एल एन ओ की बात करते हैं, और होता क्या है आपका एल एम एन ओ होता है अल्फ़ाबेट सीरीज। यहाँ पे भी एल और एम इंटरचेंज कर दिए गए हैं, एल एम एन होता है। तो ऑप्शन सी और ए यहाँ पे हमारा सिमिलर हो गया। आई होप आंसर सभी को पता लग गया होगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं, सी सी बी डी और ई दिया हुआ है। अगर मैं इनको चेंज करूं तो बी सी डी होगा। तो भाई ऑप्शन डी में भी ये आपस में दोनों फर्स्ट टू लेटर्स इंटरचेंज किए हैं। तो आई होप सभी को आंसर पता लग गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ए में और सी में और डी में सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखेंगे, यहाँ पे ये भी आपका एनालॉगी से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो बताना है आपको क्या आंसर होगा। जो पैटर्न यहाँ पे 5, 13, 12 में यूज हुआ होगा वही आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है। जल्दी से ढूंढिए क्या आंसर रहा होगा, फटाफट से बताइए। देखो, अगर हम बात करें 5, 13, 12, एक ही नंबर कम है 13 से 12, क्या कि कोई ऑप्शन इस तरह का मैच कर रहा है? 19 से 13 भी डिफरेंस है, 15 से 9, 17 से 11, 10 से 8। ये तो जाहिर सी बात है, इतना सिंपल तो रहा नहीं होगा। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इनको ऐड करके देखो जल्दी से। 13, 12, 25, 5, 30, 30 आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, इनका भी एडिशन करें क्या? देखो 13 और 17 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 11 41, 11 और 15 16 26, 26 में 9 जोड़ दो जल्दी से, 35 आ गया। फिर 15 और 19 कितना हो जाएगा? 20, और 20 में आपने 34, 34 में 13 जोड़ दो, 7 47, ये जोड़िएगा जल्दी से। 6 और 10 16, 16 और 8 24। अब देखो भाई, सिमिलर क्या दिख रहा है यहाँ पे कुछ? ये आपका ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये इवन है। और यहाँ पे ये भी टर्म क्या है? इवन, मतलब सम संख्या है। इन सब का जोड़ करके एक सम संख्या आ रही है। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे ऑप्शन डी में हमको दिखाई दे रहा है। 6, 10, 8 को जब मैं जोड़ूंगा तो एक इवन संख्या निकल के आती है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है बच्चों ये। कौन सा चैप्टर है? समझ गए होंगे, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कूट लेखन कूट अनुवाद से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कैब को क्या लिख दिया हमने? 6। BED बैड को हमने क्या लिख दिया? 40। हाउ विल हैड विल बी कोडेड एज? HAD को हम क्या लिखेंगे? क्या लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है आपको ये बताना है। तो बेसिक अप्रोच क्या रहेगी? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको? अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख दो जल्दी से। अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? सी की तो हो गई 3, ए की 1, बी की 2, 3 + 1 + 2, एक लॉजिक ये है। और इन सब की मल्टीप्लाई करी, 3 1 जा 3, 2 जा 6, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि मैं अगर इसका सम करूँगा तो वो BED में फॉलो नहीं करता है, चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब BED की प्लेस वैल्यू लिख लो जल्दी से। बी तो 2 पे आता है, ई 5 पे, डी 4 पे। 2 5 जा 10 इंटू 4 40। तो पैटर्न क्या यूज हुआ है? मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक भाई यहाँ पे यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है डिजिट्स की। तो यहाँ पे एच कितने पे आता है? 8 पे, ए 1 में, डी 4 में। 8 1 जा 8 इंटू 4 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 32। क्लियर है बात सभी को? क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। भाई ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आपका सिलोगिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में इसे बोलते हैं
न्याय निगम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, न्याय निगम। तो देखिएगा अब ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। भाई हिंदी वाले परेशान मत होना, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है नो क्राउ इज अ बर्ड, इट मीन्स कोई कौवा पशु पक्षी नहीं है। कोई, ये क्राउ बना लेते हैं, इसका नो का नेगेटिव रिलेशन है किससे, बर्ड से, मतलब कोई कौवा पक्षी नहीं है। और यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, मतलब इन दोनों का रिलेशन आपस में नहीं है। ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, तो सभी पक्षी पशु पक्षी हैं, सभी पशु पक्षी हैं। तो भाई ऑल बर्ड्स एनिमल्स हैं, तो वेन डायग्राम से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, तो सभी बर्ड्स क्या हैं भाई, एनिमल्स हैं। अब जल्दी से बताइए, तीन कंक्लूजन गिवन है, सम एनिमल्स आर क्राउ, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, नो एनिमल इज अ क्राउ। अब यहाँ पे सम एनिमल्स आर क्राउ, कुछ पशु कौवे हैं। भाई एनिमल, एनिमल तो ये रहा और क्राउ ये रहा, क्या कोई रिलेशन है, सर जी नहीं है। तो कांट से की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है, कांट से कि हमें नहीं बता सकते, क्योंकि क्राउ और एनिमल का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्राउ और एनिमल का। क्लियर है, तो कांट से की कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट है सम एनिमल्स आर बर्ड्स। भाई सम एनिमल्स आर बर्ड्स है। अब देखिएगा, सभी बर्ड्स एनिमल के अंदर हैं। भाई सभी बर्ड्स किसके अंदर हैं, एनिमल के अंदर हैं। बट जो ये बर्ड ने ये एनिमल के अंदर हैं, तो एनिमल का ये कुछ पार्ट ही तो हुआ, एनिमल का ये कुछ पार्ट ही तो है जहाँ पे पूरी बर्ड रहती हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं, नो एनिमल इज अ क्राउ। अगर इसके वेन डायग्राम की बात करूं, कोई पूरा का पूरा एनिमल क्राउ से नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए, एनिमल क्राउ से नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। क्या पूरा का पूरा एनिमल क्राउ से नेगेटिव रिलेशन है, नहीं भाई, सिर्फ क्राउ और बर्ड का ही तो है बच्चों नेगेटिव रिलेशन, पूरा का पूरा एनिमल का क्राउ से नेगेटिव रिलेशन नहीं है। तो इस केस में भी कांट से की कंडीशन हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड फॉलो कर रहा है। अब साइलॉक्स का एक छोटा सा पार्ट और बता देता हूं मैं आपको। एक रूल होता है बच्चों, आइदर और का केस होता है। तो आइदर और के लिए आपको 3 रूल फॉलो करवाने होते हैं, तब आपका आइदर और का केस फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए और एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो यहाँ पे कंक्लूजन फर्स्ट में और थर्ड में देखिएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव, तो रूल नंबर 1 हमारा फॉलो करता है। यहाँ पे रूल ये हमारा। सेकंड रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट शुड बी सेम। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पे सम की अगर बात करें, यहाँ पे एनिमल्स आर क्राउज, तो यहाँ पे एनिमल और एनिमल सब्जेक्ट सेम है, क्राउज और क्राउ यहाँ पे सेम है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बच्चों सेम है। रूल नंबर 2 भी हमारा फॉलो करता है। थर्ड रूल हमारा क्या होगा यहाँ पे, इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रोंग। दोनों इंडिविजुअली कंक्लूजन कांट से की कंडीशन में होने चाहिए या गलत होने चाहिए। उस केस में देखिएगा, यहाँ पे दोनों ही फर्स्ट पॉइंट और सेकंड कांट से की कंडीशन में है। तो उस केस में अगर ये तीनों रूल आपके फॉलो हो जाते हैं, तीनों रूल फॉलो हो जाते हैं, तो उस केस में आइदर और केस लग जाता है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट और थर्ड में आइदर और का केस है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन डी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बताइए कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सबका फेवरेट चैप्टर होता है ये।
कौन सा प्यारे बच्चों? तो ये चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप कुछ बेसिक समझ लो। जैसे कि हम मेल के लिए बच्चों प्लस यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस यूज करते हैं। क्लियर है बात? तो अब जो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका सबसे पहले हम एक फैमिली ट्री बना देते हैं। तो फैमिली ट्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे फैमिली ट्री? डी इज द सन ऑफ सी। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो डी इज सन ऑफ सी, डी सी का पुत्र है। तो जो डी है बच्चों पुत्र है, मतलब पुत्र नीचे आया होगा, तो डी जो है पुत्र है किसका? सी का पुत्र हो गया। अब सी का जेंडर तो हमें नहीं पता। एंड ब्रदर ऑफ ई। अब ये जो एंड है ये किसके लिए यूज हुआ है? प्रीवियस सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। एंड किसके लिए यूज हुआ है? डी के लिए। तो एंड ब्रदर ऑफ ई, अगर बच्चों यहाँ पे हु होता तो प्रीवियस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं हम, है ना? तो डी इज ब्रदर इज द सन ऑफ सी एंड ब्रदर ऑफ ई। तो डी कौन है? ई का भाई। क्लियर हो गई बात? ई का भी जेंडर हमें नहीं पता, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। क्लियर है बात? यहाँ पे आगे चलते हैं। ई इज द नीज। तो भाई नीज है तो यहाँ पे तो फीमेल हो गई ना। ई नीज है किसकी? एफ की। अब एफ के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एफ कहाँ पे आएगा? तो एक इन्फॉर्मेशन हम इस तरह से बनाते हैं, ई जो है नीज है। नीज माने हिंदी में होता है या तो भतीजी होगी या भांजी। तो यहाँ पे कोई पर्सन होगा प्लस या माइनस, और किसकी है भतीजी या भांजी? एफ की। क्लियर हो गया? ये हमने थोड़ा अलग बना लिया, इसको अभी मर्ज करेंगे हम उसी फैमिली ट्री में। आगे क्वेश्चन है, सी इज सिस्टर ऑफ बी। जो सी है सिस्टर, मतलब सी बहन है। किसकी बहन है भाई? किसकी बहन है वो? बी की बहन है। सी जो है सिस्टर है बी की। तो बना दिया भाई हमने, और बी का जेंडर हमें पता नहीं है। फिर यहाँ पे एंड आ गया, एंड आंट ऑफ ए। अब सी कौन है भाई? आंट है, फीमेल है किसकी? ए की। अब ये चीज हमें नहीं पता। अब सी आंट किस केस में होगी? आंट माने या तो बुआ होता है या मौसी। जब तक हमें ये जेंडर नहीं पता तो मैं सी को कंफर्म नहीं कर सकता वो मौसी है या बुआ। लेकिन ये कंफर्म है बी के नीचे ही आपका ए आएगा, बी का ही बच्चा कौन होगा? ए। तभी सी आंट बन पाएगी किसकी? ए की आंट बन पाएगी। क्लियर हो गया? ये पॉइंट थोड़ा अच्छा पॉइंट है ना? समझ आ गया? ए का जेंडर भी हमको नहीं पता यहाँ पे मेल है या फीमेल है। आगे चलते हैं अब। बी's father has two children, namely a son and a daughter. बी के दो बच्चे हैं जो कि एक लड़का है और एक लड़की है। जो ये बी के फादर है ना, तो इनका एक लड़का है और एक लड़की है। भाई लड़की तो सी हो गई, तो लड़का कौन हो गया? बी तो बचा, तो बी लड़का हो गया और सी लड़की हो गई। क्लियर हो गई बात? बहुत इजी पॉइंट है ना? जस्ट आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे आंसर। नेक्स्ट, इफ ए इज द सन ऑफ एफ। भाई ए है, सन है किसका? एफ का। अब ये भाई एफ, इसके बी के फादर के तो दो ही बच्चे थे, तो ए सन कैसे बनेगा एफ का? जब बी की शादी हुई होगी किससे? एफ से शादी हुई होगी, और ये एफ क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी मेल है। तो ए क्या है? सन है। क्लियर हो गई? तो ए का जेंडर यहाँ पे प्लस हो गया, तो ए सन है किसका? एफ का। फैमिली ट्री बन गया। समझ आ गई हो गया है सभी को? ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों। देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। तो एफ का रिलेशन सी से क्या होगा? एफ का रिश्ता क्या होगा? तो देखिएगा बच्चों, एफ ये है और सी ये है, तो एफ क्या लगा? सी का। भाई ये दोनों तो भाई बहन है, और ये इस भाई की ये पत्नी है, तो एफ क्या लगी? भाभी किसकी? इस सी की। तो सिस्टर इन लो, एफ क्या है? लड़की है, लगी भाभी लगी किसकी? सी की, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। तो एफ क्या है? सिस्टर इन लो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन में। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है? डाइस। ये कौन से हैं? डाइस चैप्टर, पासा से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। दो डिफरेंट पोजीशन दी है किसी एक डाइस की, ठीक है, बहुत बढ़िया। विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 4 इज एट द बॉटम। अगर 4 आपका निचले स्थल पर है तो ऊपर क्या होगा। इट मीन्स क्या पूछ रहा है भाई, ये 4 के अपोजिट बताना है, क्या आएगा, सिंपल सी बात है। तो डाइस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे दो डाइस दी हुई हैं, 2 4 6, 2 5 3। तो यहाँ पे मैं केस 1 लगाता हूँ। केस 1 में क्या बोलता है, अगर दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है, तो नंबर कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन है आपका, 2 कॉमन है। इस 2 नंबर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, है ना। तो 2, मैं क्या तरह लिखता हूँ, 2 6 4, 2 6 4, और इधर से लिख लेते हैं 2 5 3। क्लियर हो गई बात। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट करा, तो आपको दोनों डाइस, दोनों जो भी आपको डाइस दी गई हैं उनमें एक कॉमन टर्म दिखेगा। डाइस का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों ये, एक कॉमन टर्म दिखेगा, उस कॉमन टर्म से उसको एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। जैसे कि मैंने 2 6 4 यहाँ पे लिख दिया, 2 6 4, फिर 2 5 3 यहाँ पे लिखा, तो ये हमारे अपोजिट्स आ गए। 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 2 तो नहीं होगा। जो भी आपका बचा नंबर होगा वही उसके विपरीत होगा 2 के, जैसे कि 1 बचा होगा मान लो। तो 4 के विपरीत हमारा क्या आंसर है, 4 के विपरीत सर जी 3 आ गया। तो आंसर भाई 3 मार्क कर दो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपके डाइस के कॉन्सेप्ट है। जब हम आगे वीडियोस में ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट सभी केसेस समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिएगा कंप्यूटर को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड दिया हुआ है उसको वर्ड दिया हुआ है OCREPMTU। आपको बताना है यहाँ पे डॉटर का कोड बच्चों क्या होगा। तो जल्दी से सोचिए क्या लॉजिक लग गया होगा इसमें, है ना। कंप्यूटर का कोड अगर ये दिया हुआ है तो डॉटर का कोड हमारा क्या होगा, जल्दी से। तो देखिए लॉजिक यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आपका क्या पैटर्न यूज हुआ होगा। देखिएगा O और C को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, तो हम O A और D को यहाँ पे क्रॉस, A यहाँ पे लिख दिया, D यहाँ पे लिख दिया। अब देखिएगा M की बात करेंगे तो M यहाँ पे चौथे नंबर पे आ गया, है ना। तो आपको M चौथे के छठे नंबर पे, है ना। तो M यहाँ पे आ गया, लास्ट वाला लेटर जो इधर है ये यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये लास्ट लेटर को मैं भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, तो R मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 की गैप लगा के, तो U को मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। U की बात करेंगे तो यहाँ पे G की बात हो रही, सॉरी P की, P आपका कहाँ पे आ जाएगा, P आपका एक लेटर छोड़ के आ जाएगा, तो P आपका बच्चों यहाँ पे, यहाँ तो G आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेम जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है वही कॉन्सेप्ट बच्चों मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है ना। तो G यहाँ पे आ गया। आई होप सभी को पैटर्न समझ आ रहा होगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना। P की बात करेंगे, P यहाँ पे आ गया। अब देखिएगा लास्ट से E कहाँ से आया, ये E यहाँ से यहाँ पे आ गया। क्लियर है। तो E आपका पैटर्न यहाँ पे आ गया, U लास्ट में चला गया और T इधर आ गया। ऐसे ही आप इधर H लास्ट में दे दो और T आपका इधर आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करा है, जस्ट वैल्यूज इसको जो अल्फ़ाबेट से इनको अरेंज किया हुआ है ऐसे ही जनरली जो भी पैटर्न दिया है। तो इस ऑप्शन को मैच कर लो, ADRE ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर ले जाओगे एग्जाम में अगर आपको बहुत इजी वे में समझ आ गया है क्वेश्चन। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कौन से चैप्टर से पूछा गया है। ये चैप्टर आपका भाई नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है, ये पेपर कटिंग फोल्डिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर कटिंग और फोल्डिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो देखिएगा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन फोल्ड होता है, पहले पेपर एक ऐसा लिया होगा, एक ऐसे बड़ा पेपर लिया होगा पहले, ठीक है। फिर इसको यहां से ऐसे फोल्ड कर दिया गया। क्लियर है बात। जब यहां पे इसको फोल्ड कर दिया गया तो एक ऐसे फोल्ड था ना, तो एक इन्होंने क्या करा, यहां से इसको यहां फोल्ड कर दिया। एक तो फोल्डिंग यहां पे हो गई है और एक फोल्डिंग भाई यहां पे हो गई है। क्लियर हो गई बात सभी को। क्लियर हो गया पॉइंट। यहाँ पे ये फोल्डिंग ऐसे हुई है और फिर ये फोल्डिंग ऐसे है। अब जब ये फिगर आपका यहाँ पे बन गया, देखो मैं एक फिगर बना देता हूं जो कि फोल्ड करके बना हुआ होगा। ये कुछ इस तरह से है ना, तो ये फोल्ड करने के बाद में कुछ ऐसा बन के दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे भाई इन्होंने क्या करा, पंच कर दिया। एक पंच तो ऐसे लगा दिया और दो होल यहाँ पे कर दिए। क्लियर हो गई बात सभी को। अब ये पैटर्न हम कैसे यूज करेंगे, तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है तो हम ऑप्शन 4 गिवन है, ए बी सी डी, तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में हो जाएगा। अब देखिएगा जो ये वाला निशान है, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, जब हम इसको, इस वाले को ही भूल जाओ आप, है ना। जब हम इसको अनफोल्ड, अगर मैंने यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे आपका एक पंच कर दिया, इस फिगर को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, है ना। तो अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा तो यहाँ पे कुछ कैसा बनता दिखाई देगा आपको, बताओ। देखो यहाँ पे अगर ये मैंने कर दिया तो भाई यहाँ पे भी तो ऐसा कुछ बनता दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये जब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा तो जो होल पंच यहाँ पे क्या होगा, तो वो सेम पंच यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हम कौन कौन से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी हमने एलिमिनेट करा। उसके बाद में देखिएगा क्या यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, क्या कोई सिमिलरिटी दिखाई दे रही है इसकी और इसकी, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या इसमें कोई सिमिलरिटी है, क्या कुछ ऐसे पॉइंट आ रहा है, ये क्या ऐसे बन के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक अप्रोच तो आपकी ये हो गई। अगर मैं यहाँ पे सर्किल्स की बात करूँ जो यहाँ पे होल किए हैं, तो होल देखिएगा, तो अगर मैं इसको इधर से ओपन करूंगा तो एक होल आपका यहाँ पे आ जाएगा और एक होल ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, लगभग लगभग कहाँ पे आएगा, ये वाला होल आपका यहाँ पे बन जाएगा लगभग। क्लियर है बात। उसके बाद में जब आप इसको ऐसे अनफोल्ड करोगे तो एक होल बच्चों आपका यहाँ पे बनेगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लियर है। और ये एक आप ऐसे बना सकते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, अदरवाइज आपने मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ा होगा तो उससे भी आप इसको अनफोल्ड जब करोगे तो मिरर इमेज बनती दिखाई देती है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। ये क्या है बच्चों, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज या तो आपका हमेशा लेफ्ट में बनेगी या आपका राइट में बनेगी। अगर यहाँ पे मिरर लिख दूं मैं तो या तो आपका मिरर राइट में रखा होगा या आपका लेफ्ट में। ये राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जैसे मिरर लिखा है, अगर मैं इस यहाँ पे मिरर, यहाँ पे मैंने मिरर रखा है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो आर का कुछ ऐसे उल्टा दिखाई देगा, फिर ये ओ, फिर आर कुछ ऐसे, आई और एम, कुछ ये मिरर इमेज ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। अब आपको ये चेक करना है भाई इसमें यहाँ गिवन नहीं है, हमें मिरर कहाँ रखी है। तो ऑप्शन से आप एनालाइज करेंगे मिरर भाई कहाँ पे रखी होगी। अगर सपोज दैट मिरर मैंने यहाँ पे रखी है आपका, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो जो ये वाला है तो ये कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप इसको चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। इस ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं होगा, इस ऑप्शन में भी नहीं, कुछ ऐसा पॉइंट है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अगर बात करें
ऑप्शन सी में तो दिया हुआ है कुछ ऐसा, ऑप्शन डी में ऐसे तो पॉइंट है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, सी ही आंसर बचा ना। तो आंसर भाई यही हो गया, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों का फर्क है और आपके माइंड का है। आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बस एग्जामिनर आपके माइंड से ही खेलेगा, है ना। आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बस आपको यही एबिलिटी अपने अंदर लेके आनी है। ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको इजी वे में करके दिखा दिया, तो हमें कंफर्म हो गया भाई यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, 3 of the flowing 4 words are alike in a certain way and one is different. Pick the odd word out. 4 ऑप्शंस गिवन है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से फटाफट से। देखो ऑप्शन कृष्णा दिया हुआ है, महानदी दिया हुआ है, ताप्ती दिया हुआ है और गोदावरी दिया है। इसका मतलब क्या है आपका, जो आपका ये सब क्या है, रिवर्स के नाम है ना, ये सब क्या है, रिवर्स के नाम है। तो भाई आपका रिवर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो आपके कृष्णा है, महानदी है, गोदावरी है, ताप्ती है, इनमें क्या सिमिलरिटी है और इनमें से एक अलग कौन सी है आपको ये बतानी है, जल्दी से बताइए। देखो जो आपकी ताप्ती नदी है बच्चों, ये किधर फ्लो करती है, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, मतलब ये किधर को बहती है, वेस्ट की तरफ। ताप्ती रिवर्स फ्लोज टूवर्ड वेस्ट, और बाकी जो कृष्णा है, महानदी है, ये सब कब कहाँ किधर फॉलो करती हैं प्यारे बच्चों, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। किधर बहती हैं, ईस्ट की तरफ, पूरब की तरह बहती हैं, पूरब की तरफ बहती हैं, ठीक है ना। और जो ताप्ती गंगा है, रिवर है आपका, वो पश्चिम की ओर बहती है ना, टूवर्ड्स वेस्ट, पश्चिम की ओर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से क्लियर हो गई बात सभी को। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज इन द फ्लोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। अब क्या करना है यहाँ पे, ये कौन से चैप्टर से, ये आपको मैं बता देता हूं। ये आपका गणितीय संक्रिया से लिया गया है, मतलब ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्लियर है बात, मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको करना क्या है, लैंग्वेज में बता देता हूं। विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज इन द फ्लोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। कौन से दो साइन को मैं इंटरचेंज करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट बच्चों इक्वल टू के इधर जो है LHS है और ये RHS है। LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना है किसी भी दो साइंस को इंटरचेंज करके। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा अब तक का, बोर्ड मास पढ़ा है सभी ने। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। बी मतलब यहाँ पे ब्रैकेट की बात हो रही है, ओ मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी के अकॉर्डिंग हम बोर्ड मास लगाते हैं। तो प्लस एंड डिवाइड को अगर मैंने यहाँ पे इंटरचेंज किया तो बताइए, डिवाइड मैंने यहाँ पे लगाया और प्लस को मैंने यहाँ पे लगाया, तो क्या इक्वल्स टू 16 आएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है, 2 प्लस 10 इंटू 8 माइनस 10 इक्वल्स टू 16। अब 10 इंटू 8 तो भाई कितना हो जाएगा 80। तो क्या ये प्लस माइनस करके 16 आ पाएगा, बहुत जल्दी ऐसे सॉल्व करना है भाई, ऑप्शन नंबर ए नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन बी को चेक करते हैं जल्दी से।
ऑप्शन बी है माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस की जगह माइनस लगा दो और माइनस की जगह प्लस लगा दो। इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो देखिएगा क्या आंसर बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन दूसरी बना के दिखा देते हैं, 10 - 5 डिवाइड 10 मल्टीप्लीकेशन 8 प्लस 10 इक्वल्स टू 16, ये हमारी इक्वेशन बनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले डिवाइड का साइन यूज करेंगे, तो 5/10 हो जाएगा, मतलब 10 - 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 8 प्लस 10 इक्वल्स टू 16। अब मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करिए, 2 चौक 8, तो ये हो गया 10 - 4 प्लस 10। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 10 और 10 को ऐड करेंगे, 20, 20 - 4, अरे वाह 16, 16 इज द राइट आंसर। जब हमने माइनस और प्लस को इंटरचेंज किया आपस में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं। माइनस और प्लस को मैंने इंटरचेंज करके इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका सीरीज चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका सीरीज चैप्टर से लिया गया है, और सीरीज चैप्टर से लिया गया है तो ये कौन सा टाइप है भाई, ये रिपीटेड अल्फ़ाबेट सीरीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं करा चुका हूँ ये ऑलरेडी बच्चों आपको, रिपीटेड अल्फ़ाबेट सीरीज का इसकी अप्रोच मैं बता चुका हूँ, क्या रूल्स रहते हैं इसका करने का क्वेश्चन को, है ना। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं, ग्रुप चेक कर लेंगे। तो देखिएगा ग्रुप से कैसे चेक करेंगे, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं क्या सिमिलर ऑप्शन है, B, D, C, D। कहीं ऐसा ऑप्शन है जो सब ऑप्शन में सेम हो, सी है लेकिन डी, ऑप्शन डी में डी अलग है। तो देखिएगा ग्रुप ऑफ लेटर से बात करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जो ये BAC टर्म है, ये और कहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ मैं जिससे मेरा आंसर बन जाए। सर एक BAC आप यहाँ भी तो बना सकते हो, ये BAC बन गया नहीं बन गया भाई, एक BAC यहाँ पे भी बना सकता हूँ। क्लियर है, BAC यहाँ पे बना दिया। अब टर्म कितनी बड़ी हो गई, CABCD, ABA, देखो ABACD, तो ABACD यहाँ पे भी आ गया। समझ आ रहा है कुछ, मतलब झुंड झुंड उठाना है, जो सबसे बड़ा झुंड है BAC का था। ये रिपीटेड अल्फ़ाबेट सीरीज है, तो आपको इस सीरीज में BAC को और कहाँ पे रिपीट करा सकते हैं, मैंने सिर्फ वो काम किया है। तो BAC को मैंने यहाँ पे बनाया A, फिर एक टर्म रखी यहाँ पे B। तो ये कौन से लेटर है, सेकंड पर और ये फोर्थ पर। सेकंड फोर्थ पे आप देख लो A और B है क्या किसी में, सेकंड फोर्थ में यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सेकंड फोर्थ में यहाँ भी नहीं है, सेकंड फोर्थ में ए बी दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड फोर्थ में ए बी दिया हुआ है, इट मीन्स सी भी हो सकता है, डी बी। अब यहाँ पे डी बी तो आ गया मेरा, ये कौन सा फॉर्म है, पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे डी इधर दिया हुआ है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या डी है। एक बार क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डी पुट कर दूंगा, फिर ए, फिर यहाँ पे सी पुट कर दिया, फिर बी, फिर डी। तो हमने ये सीरीज फिल करी है। अब भाई हमें पैटर्न भी तो देखना है, सर लॉजिकली पैटर्न फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिएगा कैसे फॉलो करवाएंगे, तो BACDCA, 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 तो 6 की टर्म आपकी फॉलो कर रही है। क्लियर है, BACDCA, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये रिपीटेड अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 ऑफ द फ्लोइंग 4 मेंबर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द नंबर दैट इज। भाई ये भी ऑड वन आउट से है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दो। अभी तक मैं आपको बताता आ रहा हूँ, है ना, क्या करना है। इन चारों ऑप्शन में 3 एक सिमिलर पैटर्न में होंगे और एक अलग होगा, है ना। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट से देखते हैं जल्दी से। देखो अगर आपको क्यूब रूट
और स्क्वायर रूट सब याद होंगे ना तो क्वेश्चन कहीं नहीं गया, एकदम कर दोगे। देखो 6 का क्यूब जल्दी से बताओ क्या होता है। 6 का क्यूब 216 होता है भाई। किसका देखो, 4 का क्यूब बताओ जल्दी से, 64 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ये नंबर कुछ आसपास दिखाई दे रहे हैं भाई। 65 ये क्या है, 4 का क्यूब -1। ये है आपका 3 का क्यूब -1। ये क्या है, 6 का क्यूब -1। क्या 338 किसी के आसपास दिख रहा है क्या, बताइए जल्दी से। 336, 337, 338 में किसी के आसपास दिख रहा है ये क्यूब। 324 तो हो स्क्वायर होता है वो, क्यूब जल्दी से बताइए किसी का होता है आसपास। 343 होता है 7 का, बट ये तो 338 है। तो 7 का क्यूब माइनस कितना नीचे चला गया, 5 नीचे चला गया। तो आंसर हमारा ए हो गया। बी और सी डी में एक पैरेलल सेम लॉजिक यूज हो रहा है एक्सेप्ट ए। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर है बात। जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका वेन डायग्राम से पूछा गया है। सिलेक्ट द वेन डायग्राम। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। स्नेक्स रेप्टाइल्स पॉइजनस। सांप, रेप्टाइल मतलब रेंगना होता है और पॉइजनस मतलब जहर होता है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, क्या लॉजिक आप इसमें फॉलो करा सकते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हमें पता है स्नेक और रेप्टाइल का अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा। जो स्नेक का पार्ट है भाई, जो स्नेक का पार्ट है, जो स्नेक है, जो सभी स्नेक क्या होते हैं भाई, रेप्टाइल तो होते ही हैं। सभी सांप रेंगने वाले होते हैं, कोई उड़ने वाला तो होता नहीं है ना। रेप्टाइल ही होते हैं सभी, है ना, रेंगने वाले ही होते हैं, रेंगते हैं ना। सभी सांप रेंगने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये सॉरी दूसरी साइड स्लाइड आ गई थी, है ना। देखिएगा जो इस, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। देखिएगा, जो आपके स्नेक होते हैं सभी रेंगने वाले होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सभी स्नेक रेप्टाइल के अंदर आ जाएंगे, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, है ना। अब कुछ स्नेक और कुछ रेंगने वाले सांप पॉइजनस भी होते हैं, क्योंकि कुछ सांप आपके जहरीले नहीं होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। तो सभी सांप पॉइजनस नहीं होते हैं। तो कुछ सांप और कुछ रेंगने वाले सांप ये पॉइजनस होते हैं। इस तरह से इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये फिगर किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए से। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका स्नेक हो जाएगा। सभी स्नेक रेप्टाइल हैं और कुछ स्नेक और रेप्टाइल वाले होते हैं सांप पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं कुछ सांप, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन है। इसका बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। सैडनेस और एक्साइटमेंट, जल्दी से बताइए। अब इसका मतलब हमें पता है भाई, सैडनेस का मतलब क्या होता है, सैडनेस और एक्साइटमेंट। सैडनेस इज अपोजिट ऑफ एक्साइटमेंट, है ना। जो आपका सैडनेस है वो एक्साइटमेंट के अपोजिट है। तो सेम लॉजिक जल्दी से बताइए कहाँ पे दिया हुआ है, जल्दी से। सैडनेस एक्साइटमेंट के अपोजिट होता है, तो देखिएगा कौन सा किसके, वॉर लड़ाई करना, अटैक करना, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है ना भाई, ये तो ऐसा कुछ लॉजिक ना लग रहा। ट्रीटी और फ्रेंडशिप, ये इसमें भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। एनरोलमेंट, एनरोलमेंट मतलब आप किसी चीज़ के लिए एनरोल हो रहे हो, है ना भाई। किसी का फॉर्म आया तो आपने एनरोल कर लिया अपने आप को। एम्प्लॉयमेंट रोजगार की बात है, कोई सेंस नहीं बन रहा। कंडेमनेशन और रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करना और किसी की इज्जत का फलूदा करना, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर है ना। कंडेमनेशन और रिस्पेक्ट एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं बच्चों।
अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। जो आपको ये वर्ड्स गिवन है इनको आपको मीनिंगफुल या लॉजिकली अरेंज करने हैं, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा। ठीक है, अब चाहे आप वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे भी कर सकते हो, ऑप्शन आपके सही होना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले एक स्टूडेंट रहा होगा, है ना, स्टूडेंट की बात करेंगे। स्टूडेंट के बाद उस बच्चे ने क्या लिया होगा, एजुकेशन ली होगी, है ना। एजुकेशन के बाद उसने क्या किया होगा, डिग्री। तो ऑप्शन चेक करते हैं, स्टूडेंट, एजुकेशन, डिग्री, मतलब पहले 1, फिर 4, फिर डिग्री ली 6। डिग्री के बाद में क्या लिया होगा उसने, बताइए। 1 4 6 हो गया। डिग्री के बाद में उसने इंटरव्यू दिया होगा। इंटरव्यू कितने पे है भाई, इंटरव्यू लिया होगा। इंटरव्यू देने के बाद में उसको बच्चे को जॉब मिली होगी, और जॉब के बाद में उसने बहुत जल्दी रिटायरमेंट भी ले लिया होगा, है ना। रिटायरमेंट भी बहुत जल्दी ले लिया होगा। तो इंटरव्यू कौन से नंबर पर है प्यारे बच्चों, 3, 1 4 6 3, जॉब 2, रिटायरमेंट 5, 1 4 6 3 2 5, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत लॉजिकली आपको देखना है ये कौन से चैप्टर से लिया गया था बच्चों, ये डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन और वर्ड सीक्वेंस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको भी पढ़ना जरूर, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो 24 की अगर हम बात करें, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। नॉन वर्बल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर्स का मतलब होता है छिपी हुई आकृति। एम्बेडेड फिगर्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, छिपी हुई आकृति। जो ये आपको क्वेश्चन फिगर है, ये आंसर फिगर में ढूंढना है ये कहाँ पे छिपी हुई है। तो अब ये कहाँ पे ढूंढनी है, बस आंखों का फर्क है। आंखें बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ढूंढिए जल्दी से, ये क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर में कहाँ होगी। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इसको भी ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। क्या ये वाला पार्ट कुछ ये डब्लू टाइप कुछ इस तरह इसमें दिखाई दे रहा है क्या, भाई ये तो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। ये वाला पार्ट ऐसे कुछ दिख रहा है क्या, जल्दी से बताइए, दिख रहा है कहीं पे। ये पार्ट मेरे को जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये पार्ट मेरे प्यारे बच्चों ये रहा। ढूंढो, मैं अपनी मेहनत से ढूंढना जल्दी से, है ना। ये रहा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है छिपी हुई आकृति। जो भी क्वेश्चन फिगर है इसको ऑप्शन फिगर में ढूंढना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 नॉन वर्बल रीजनिंग का था, जो आपका यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है और डिफेंस के एग्जाम्स में पूछा जाता है, और एसएससी में तो आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। 25 का क्या आंसर होगा, जल्दी से। ये कौन से चैप्टर से है, सबका फेवरेट चैप्टर मैट्रिक्स, है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इतनी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लिया करो। फाइंड द कोड ग्रुप ऑफ नंबर्स फॉर द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है क्वेश्चन में, पास्ट। पास्ट का कोड बताना है। डज नॉट फॉलो या फॉलो, फॉलो करता है, आपको ये बताना है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो ये होता है बच्चों, ये आपकी रो होती है ना। ये क्या होती है, रो, पंक्ति जिसे बोलते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं आपके, कॉलम। ये क्या होती हैं, कॉलम, स्तंभ। आपको हमेशा आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम ही काउंट करना है। अब काउंट कैसे करेंगे आप, सबसे पहले ऑप्शन से हम इसको पिक करेंगे। अब देखिएगा 75 क्या हमारा पी पर है, 7 ये है हमारा लिया, और ये पी, बिल्कुल 75 पी पर है। फिर ऑप्शन 86 पे आइएगा। 86 क्या, ऑप्शन 8 ये रहा, और 6 ये बिल्कुल पी पर है। 58 चेक करेंगे जल्दी से, 58 भाई 58 भी पी पर आ रहा है। 88 देखिए, 8 ये रहा, और 8 यहाँ तो ओ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो आप इस तरह से जल्दी से आप एलिमिनेट करिए बच्चों, है ना। पी का तो हमें पता लग गया। ए की बात करते हैं, तो ए 21 देखो किस पे है, 2 और 1 पे क्या है, एन है। 2 और 1 पर हमारा क्या है, यहाँ पे एन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 पे क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 21 पे तो भाई एन है, हमको क्या चाहिए, ए चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर ए बी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। 1 और 2 चेक करिए, 1 और 2 पे तो भाई ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हो सकता है बी। 41 4 और 1, तो 41 में मतलब ऑप्शन बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। आगे चेक करिएगा, समझ आ रही है मैं कैसे चेक कर पा रहा हूँ। 31 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, क्या दिया हुआ है एस, हमको क्या चाहिए एस ही तो चाहिए, तो ठीक है। 1 और 2 की बात करेंगे, 1 1 ये रहा और 2, तो आपको क्या जाना है रो इनटू कॉलम, 1 से 2 पे गए तो ए आना चाहिए और हमें क्या चाहिए एस चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी तो अब एलिमिनेट हो गया, बचा क्या आपका हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर, पास्ट का कोड क्या होगा बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही एलिमिनेट करना होता है क्योंकि हमें कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपका कैसा लगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताएं। जितना भी हमने आज डिस्कस करा है 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, योर चैनल। थैंक यू गाइज।